बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर के बारे में। बच्चों, वो वाले कैरेक्टर्स जो आपके पास वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होते हैं उनको हमने कहा था इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, और वो वाले कैरेक्टर जो पास नहीं हो सकते उनको हमने कहा था नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। फिर मैंने आपको इनकी काफ़ी एग्जांपल बताई। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ डीएनए मेक टू सिमिलर कॉपीज़ ऑफ पेरेंट सेल इज़ नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। देन हमने आपको बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होते हैं, और वो 2 स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप इज़ इनिशिएटर प्रोटीन की मदद से अनवाइंड करना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। सेकंड स्टेप आपको बताया कि डबल स्ट्रैंड अगर अनवाइंड हो जाए तो आपके पास सेल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो उसकी दोबारा कॉपी बनाकर 2 डॉटर डीएनए बना लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में इतना ही डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको देख लेते। इससे पहले भी थर्ड लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि डीएनए, क्रोमोसोम और जीन में क्या डिफरेंस होता है। आज हम इनके रिलेशन डिस्कस करेंगे, वो कहाँ होते हैं, थोड़ा सा डीप जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की हम बात करें तो क्रोमोसोम बच्चों आपके पास सेल के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये कलर बॉडी होता है, मीन टू से आपके पास कलरफुल होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक क्रोमोसोम बना के दिए हुए, ये एक स्ट्रक्चर आपके पास है क्रोमोसोम की। उसके बाद अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। D stand for deoxyribo, and N for nucleic and A for acid. Deoxyribonucleic acid that is called DNA plus histone protein. क्रोमोसोम बच्चों 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। जब आपके पास डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर मैनी टाइम्स कॉइल हो जाती हैं तो उससे आपके पास जो स्ट्रक्चर आती हैं उस स्ट्रक्चर को बेसिकली क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपके पास किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। बस आपने ये पॉइंट लाजमी याद रखना है कि डीएनए एक्चुअली क्रोमोसोम इज़ कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। व्हेन डीएनए इज़ मैनी टाइम कॉइल्स by histone protein, they form a structure that is called chromosomes. I hope it is clear now. Next, यहाँ पर मैंने आपको एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाई हुई है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कुछ ये वाले वाइट पार्ट्स, एक वाइट पार्ट ये डिफरेंट वाइट पार्ट दिखाई है। ये जो वाइट पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं जीन। क्रोमोसोम, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि जीन एक्चुअली कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। अब जीन का भी आपको जनरल आइडिया तो हो गया कि क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। अब अगर हम जीन को ओपनली देखें तो ये कैसे होते हैं? बच्चों, ये क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया कि डीएनए से मिलकर बना हुआ है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए दिखाई में कैसा होता है? लास्ट टाइम हमने इसकी स्ट्रक्चर भी देखी थी सेकंड लास्ट लेक्चर में, बहरहाल आज फिर मैंने यहाँ बनाई है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये आपके पास एक डीएनए की स्ट्रक्चर है। ये डबल हेलिक्स, दिस डबल हेलिक्स इज़ कॉल्ड डीएनए स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ से मैंने मेंशन किया हो कि ये वाइट पार्ट, लेट्स सपोज यहाँ से लेकर डीएनए के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट ये वाला पार्ट, लेट्स सपोज ये जो मैंने यहाँ से यहाँ पर डीएनए के ऊपर मेंशन किए हुए हैं ये इस पार्ट के अंदर मौजूद है। अब ये वाला पार्ट लेट्स सपोज आपके आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे डीएनए का वो स्पेसिफिक पार्ट या वो सेगमेंट जो आपके किसी स्पेसिफिक करैक्टर को कंट्रोल करे उस चीज़ को क्या कहते हैं? उस चीज़ को कहते हैं जीन।
क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक दूसरे जीन को मैंने यहाँ मेंशन किए हुए, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ इस पार्ट तक जीन 2। अब ये जीन 2 लेट्स सपोज आपके हाइट को कंट्रोल करता है। डीएनए का वो स्पेसिफिक पार्ट जो आपके किसी भी करेक्टर को, इनहेरिटेबल करेक्टर को कंट्रोल करे, उस पार्ट को एक्चुअली क्या कहते हैं? जीन। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है। डीएनए के ऊपर जो स्पेसिफिक पार्ट होता है जो आपके इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक को या करेक्टर को कंट्रोल करता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? उस पार्ट को कहते हैं बच्चों जीन। क्रोमोसोम का तो पता चल गया, जीन का भी आपको पता चल गया। लास्ट टाइम इनहेरिटेबल करेक्टर क्या होते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताए हुए। वो करेक्टर जो आपके पास वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होते हैं, और उनको कौन कंट्रोल करते हैं बच्चों? उनको कंट्रोल करते हैं जीन्स। आप अपनी बुक के पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 पे जाके इनकी डीएनए की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। वहाँ पे क्रोमोसोम की, डीएनए की और जीन की स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट जीन के बारे में, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि लिविंग बॉडीज़ के जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं वो सेल होते हैं। इसी तरह आपके पास जो हेरिडिटी के बेसिक यूनिट हैं वो एक्चुअली आपके पास क्या हैं? जीन है। मैंने अभी आपको बताया कि एक नस्ल से दूसरे नस्ल में आपके इन करेक्टर को ट्रांसमिट करता है। जो ट्रांसमिट करता है उस चीज़ को क्या कहेंगे? वो उसको कहेंगे जीन कहेंगे। इट कंट्रोल हेरिडिटी करेक्टर। ये क्या करते हैं? जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए हुए या जिस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किए हो उनके मतलब को ज़रूर समझा करें। इट कंट्रोल हेरिडिटी करेक्टर। हेरिडिटी करेक्टर क्या होते हैं बच्चों? हेरिडिटी करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जो आपके पास मीन टू से जीन जिनको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई कलर, हाइट, स्किन कलर एट्सेट्रा। इसके अलावा मैंने आपको लोकेशन भी बताई कि जीन कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। हेरिडिटी करेक्टर ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ हेरिडिटी करेक्टर क्या होता है ये मैंने एग्जांपल की मदद से बता दी है। अगर आपसे कोई बाय डेफिनेशन पूछता है तो या कोई भी कहता है कि हेरिडिटी करेक्टर को डिफ़ाइन करें, तो आपको हेरिडिटी करेक्टर आर दोज करेक्टर विच आर ट्रांसमिट या विच आर ट्रांसफ़र विच कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज़ बच्चों दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरिया। तो आज हम बैक्टीरिया के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया को एक्चुअली अगर सिंगुलर हम कहें तो इसको कहते हैं बैक्टीरियम। आपकी बुक में बैक्टीरिया नहीं, आई थिंक बैक्टीरियम लिखा हुआ है। सिंगुलर बैक्टीरियम होता है और प्लूरल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बच्चों आपको पता है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन टू से एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आप लोगों ने बच्चों आई थिंक 7th क्लास के अंदर या इससे छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस की कुछ मेम्ब्रेन होती हैं, पढ़ा होगा ना। बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है नहीं होती है उसको कहते हैं डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती बैक्टीरिया के अंदर। पहला पॉइंट यूनिसेलुलर है। सेकंड पॉइंट डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मीन टू से न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। थर्ड पॉइंट सिंगल क्रोमोसोम्स होता है इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फोर्थ पॉइंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब क्या होता है? इनके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि एक क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मीन टू से एक और शॉर्ट सा क्रोमोसोम होता है जो डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, जिसको बेसिकली बच्चों कहते हैं प्लाज्मिड या इसको कहा जाता है वेक्टर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे कोई भी पूछ सकते हैं
बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक ही क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड या वेक्टर। तो प्लाज्मिड या वेक्टर का फंक्शन क्या होता है, ये इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लाज्मिड बच्चों इजीली, जो ये प्लाज्मिड या वेक्टर जिसको हम कहते हैं, ये इजीली आइसोलेट किया जा सकते हैं, जबकि आपके पास जो इसका ओरिजिनल क्रोमोसोम होता है उसको निकाला नहीं जा सकता, जबकि प्लाज्मिड को इजीली आइसोलेट किया जा सकता है। आइसोलेट मीन निकाला जा सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। फिर मैं बता देता हूँ, पहला यूनिसेलुलर है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एक ही क्रोमोसोम होते हैं, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जिसको प्लाज्मिड या वेक्टर कहते हैं, और प्लाज्मिड को इजीली आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ये प्लाज्मिड जो होता है उसका, प्लाज्मिड के साथ आप जीन को अटैच कर सकते हैं। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदा, जीन अटैच करने का फ़ायदा क्या है, ये आगे टॉपिक में हम देख लेंगे। तो जस्ट अभी इतना ही आप देख लें कि प्लाज्मिड के साथ हम किसी भी जीन को अटैच कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल्स का हो। और प्लाज्मिड जो है फॉरेन जीन इसके साथ अटैच होकर उसको दोबारा हम बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक ये वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड के साथ जीन अटैच हो सकते हैं और जीन इसके साथ अटैच होकर दोबारा हम इसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। देख लेते हैं डायग्राम की मदद से कि प्लाज्मिड कहाँ होता है, वेक्टर या प्लाज्मिड कहाँ होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या क्रोमोसोम इसका कहाँ होते हैं। एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। आपने अपनी बुक के अंदर पेज नंबर आई थिंक 30 के ऊपर जाकर इस बैक्टीरिया की डायग्राम देखनी है। उसके अंदर आपने देखना है कि प्लाज्मिड कहाँ है। बहरहाल मैं ख़ुद भी आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ये है आपके पास एक सिंगुलर सेल ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियम सेल्स। बैक्टीरियम सेल्स के अंदर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका बैक्टीरियम सेल्स है जिसके अंदर आपको ये सबसे सेंटर के अंदर ये लाइनें टाइप की दिखाई दे रही है। ये आपका एक ही क्रोमोसोम से बच्चों, ये बच्चों आपके पास बैक्टीरिया का एक ही क्रोमोसोम्स हैं। इसके अलावा आपको एडिशनल सर्कुलर टाइप की चीज़ें नज़र आ रही है। एक ये आपको नज़र आ रहा है और एक ये। इस एडिशनल सर्कुलर थिंग्स को कहते हैं बच्चों प्लाज्मिड। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब इसी प्लाज्मिड की हम बात करने वाले थे कि प्लाज्मिड जो है इसके साथ फॉरेन जीन अटैच हो सकते हैं और इसको निकाला जा सकते हैं और इसको दोबारा इसके साथ जीन अटैच करके दोबारा इस बैक्टीरियम सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकते हैं। उसके अलावा इसके बहुत सारे लेबल्स पार्ट हैं, फ्लैजिलियम से, राइबोसोम से, उसको आगे लेवल पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि हमने बात की कि हम क्या करते हैं कि बैक्टीरियम सेल से प्लाज्मिड को बाहर निकाल सकते हैं और उस प्लाज्मिड के साथ हम अपना एक जीन जिसकी हमने कॉपी बनानी होती है उसको उसके अंदर दोबारा इंट्रोड्यूस करवा कर बैक्टीरियम सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो बच्चों अभी देखते हैं इस टॉपिक के अंदर कि किस तरह किन स्टेप के थ्रू हम ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है बच्चों आपकी बुक्स के अंदर प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन इनटू बैक्टीरियम या बैक्टीरिया सेल्स के अंदर किस तरह आप उससे फॉरेन जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके लिए आपको 4th स्टेप का पता होना चाहिए। बेसिकली है तो बहुत ज़्यादा है, मैंने सम अप करके आपके पास जस्ट 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये बैक्टीरियम सेल्स के अंदर आप जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसी और सेल्स के अंदर क्यों नहीं करते? सोच के बताइएगा, अभी आपको मैं बता भी दूंगा। उसके अलावा हम बैक्टीरिया के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों नहीं करते, या हम ऐसा ये प्रोसेस कर क्यों रहे हैं? सवाल तो यही पैदा होता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों हम जीन को इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करवा रहे हैं और बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसका फंक्शन या फ़ायदा हमें क्या होता है। तो हम सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग वाला प्रोसेस देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये वाले क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों, सबसे पहले आपने
जिस ऑर्गेनिज्म का, लेट्स सपोज आपने जिस ऑर्गेनिज्म का क्या करना है, उसके जीन की कॉपीज़ बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्लांट्स के किसी भी जीन की कॉपी बनानी है, तो उस जीन को सबसे पहले स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा। प्लांट के उस सेल्स में उस जीन को मैं, उस क्रोमोसोम के अंदर उस जीन को मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफिकेशन करूँगा। सेकंड स्टेप, उससे मैं उस जीन को क्या करूँगा, आइसोलेट करवाऊँगा। किससे बच्चों, डोनर ऑर्गेनिज्म से। डोनर ऑर्गेनिज्म बच्चों उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिससे आपने जीन को निकालना होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट से निकालना है, तो प्लांट्स मेरा क्या हो जाएगा, डोनर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। द फर्स्ट स्टेप इज दैट द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म से आपने जीन को निकालना है जिससे आपने जीन को डोनेट करवाना है। सेकंड स्टेप, तो बच्चों आपको पता है कि क्रोमोसोम तो इतने, आप खाली आंख से तो इसको देख नहीं सकते, फिर आपने क्रोमोसोम के अंदर से जीन को निकालना है, तो ये तो एक्चुअली हाथ से तो आप नहीं करवा सकते बच्चों। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। व्हाट? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ यूज्ड टू कट जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। जिस डोनर ऑर्गेनिज्म का आपको जीन चाहिए, उस जीन को वहाँ से आइसोलेट करने के लिए, कट करने के लिए जो एंजाइम आपको, जो केमिकल आपको रिक्वायर्ड है, उस केमिकल को बच्चों क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आइडेंटिफाई तो कर लिया आपने इस जीन को, अब उस जीन को निकालना कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट के एक जीन को आइडेंटिफाई कर दिया कि इस जीन को मैंने निकालना है। अब निकालने के लिए वहाँ से उसको कट करना पड़ेगा ना। कट करने के लिए आपको जो एंजाइम चाहिए उसको क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड स्टेप भी आई होप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप बच्चों, आइसोलेटेड जीन जो है उसको आपने थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, प्लाज्मिड के साथ अटैच करवाना है। प्लाज्मिड के साथ किस तरह अटैच करेंगे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि बैक्टीरियम सेल्स से एक्चुअली प्लाज्मिड को निकालना पड़ेगा। प्लाज्मिड को निकाल दिया, यहाँ से आपने एक जीन को कट कर दिया। अब इस जीन को प्लाज्मिड के साथ अटैच करवा दें। क्लियर हो गया। ये मुख्तलिफ बहुत बड़े प्रोसेस के अंदर होते हैं। बहरहाल मैं भी जस्ट आपके लेवल पर जस्ट इतना ही बता रहा हूँ जितना आपके लेवल पे है कि आपने जो एंजाइम कट कर दिया, उस एंजाइम को आपने बैक्टीरियम सेल के साथ, प्लाज्मिड के साथ अटैच करवा दिया। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या किया, प्लाज्मिड बैक्टीरिया से निकाला और जीन तो आपने डोनर ऑर्गेनिज्म से कट कर दिया। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। अब प्लाज्मिड जब अटैच जीन के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उसके लिए हम अपनी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करते हैं, सॉरी अपनी लैंग्वेज मीन टू से इंग्लिश में उसको एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। क्लियर हो गया। प्लाज्मिड और जीन जब आपस में अटैच हो जाएंगे उस वक्त उसको वर्ड यूज़ करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या करना है, ज़ाहिर है रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने फोर्थ स्टेप के अंदर दोबारा उस बैक्टीरियम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। रिकम्बिनेंट डीएनए को दोबारा हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया फोर्थ स्टेप के अंदर बैक्टीरियम के अंदर। अब बैक्टीरिया के अंदर जब आप इस सेल को इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बैक्टीरिया का बच्चों आपको पता है कि हर 20 मिनट में बैक्टीरिया अपनी क्या करवाते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी बनाते हैं। मीन टू से बैक्टीरिया सेल डिवाइड होता रहता है। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया सेल डिवाइड होगा। जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड होगा तो ज़ाहिर है रिकम्बिनेंट डीएनए भी आपके पास क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए भी आपके पास डिवाइड होगा। इट्स मीन दैट आपने जिस ऑर्गेनिज्म का जीन निकाला था वो भी आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये सब प्रोसेस हम क्यों करते हैं, पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये हम इसलिए करते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक प्लांट से उसका लेट्स सपोज अच्छे फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, उस अच्छे फ्रूट्स का जो जीन है वो मुझे रिक्वायर्ड है, उसको मैंने निकालना है। मैं चाहता हूँ उसकी मैं कापियाँ बना लूँ। तो उस अच्छे फ्रूट का जो जीन है उसको मैंने निकाल दिया और उसकी कापियाँ थ्रू दिस प्रोसेस मैंने मल्टीपल कापीज़ 20 मिनट के अंदर मेरे पास आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि बैक्टीरियम
या बैक्टीरिया सेल को ही क्यों चूज़ किया गया, इसके अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म को चूज़ क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि बैक्टीरियम सेल के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है कि ये हर 20 मिनट में डिवाइड होता रहता है। इसके अलावा बहुत ऑर्गेनिज्म जो है वो 20 मिनट बहुत कम टाइम है ना, इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं है कि 20 मिनट्स के अंदर डिवाइड हो सकें। ये जो 4 स्टेप मैंने आपको बताएं इसको आपने याद करने हैं। इसके अलावा इन 4 स्टेप को मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। बच्चों, इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके पास एक क्या है, ह्यूमन सेल से। ह्यूमन सेल से मैंने डीएनए निकाल दिए। ये आपके पास स्ट्रक्चर किसकी आ गई? ये आपके पास डीएनए की आ गई। इसी तरह इसके साथ इस एरो के साथ 1 लिखे है। 1 मीन टू से स्टेप 1। स्टेप 1 में मैंने क्या किया? स्टेप 1 के अंदर मैंने क्या किया? ह्यूमन सेल से डीएनए निकाला, उस डीएनए से ये आपके पास डीएनए आ गया। स्टेप 1 में आइसोलेशन कर दी, आइडेंटिफिकेशन कर दी। आइडेंटिफिकेशन के बाद मैंने आइसोलेशन करनी है। आइसोलेशन में मैंने क्या कर दिया? ये आपके पास जीन है, इस जीन से मैंने, इस डीएनए से मैंने ये वाला जीन की आइसोलेशन के बाद मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट करवाना है, निकालना है यहाँ से मैंने कट कर दिया थ्रू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ लिखा भी हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या कर दिया? इसको कट कर दिया। यहाँ तक क्लियर? इसी तरह ये स्टेप इस पर फॉलो किया, बैक्टीरियम सेल के ऊपर फॉलो किया। बैक्टीरियम सेल के अंदर इस प्लाज्मिड को निकाल दिया। प्लाज्मिड को निकालने के बाद मैंने क्या किया कि प्लाज्मिड से कुछ पार्ट हटा दिया, निकाल दिया। ये भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू निकाल दिया। अब ये वाला जो मैंने एंजाइम जिसकी मैंने कॉपी बनानी है वो इसके साथ अटैच कर दिया। देखें, आपको ये वाला ये जीन है, इस जीन को मैंने इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करवा दिया। स्टेप 3 में दोबारा इसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं एक्चुअली? इसको, इस टर्म को, इसको हम क्या कहेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को दोबारा मैंने बैक्टीरियम सेल के अंदर क्या करवा दिया? इंट्रोड्यूस करवा दी। और बैक्टीरिया सेल आपको पता है हर 20 मिनट के अंदर कितने पार्ट्स में, देखें कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे बैक्टीरियम सेल्स आपके पास स्टेप 4 तक आ गए हैं। इसी तरह हमारे पास हमारे जीन के भी मल्टीपल्स कापीज़ आ जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्रोमोसोम के बारे में बात किया, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन के बारे में बात की। क्रोमोसोम, डीएनए और जीन बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है आपके पास? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एक्चुअली सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको क्रोमोसोम के हवाले से मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि क्रोमोसोम आपके पास डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर ही आपके पास कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जिनको जीन कहते हैं, और जीन एक्चुअली आपके पास इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने बात की थी बैक्टीरियम सेल्स के बारे में। बैक्टीरियम सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना पता हो कि इसके डीएनए के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको ये बताया था कि डीएनए के इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड या वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर और प्लाज्मिड के अंदर जो एक और प्रॉपर्टीज़ मैंने ये डिस्कस की कि आपके पास प्लाज्मिड के साथ आप किसी भी जीन को अटैच करवा सकते हैं, ये वाला पॉइंट्स। उसके अलावा फॉरेन जीन को आप दोबारा बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिस प्रोसेस और ये इंट्रोड्यूसिंग वाला जो प्रोसेस था इनको फिर हमने 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट पॉइंट में हमने आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन ऑफ जीन की। सेकंड पॉइंट में हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उस डोनर से जीन को कट कर दिया। थर्ड पॉइंट में हमने क्या कर दिया? रिकम्बिनेंट डीएनए करवा दिया। और फोर्थ स्टेप के अंदर दोबारा उसके अंदर बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा कर मल्टीपल्स कापीज़ बना दी गई। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है बच्चों कि आपने यहाँ पर जितने भी मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं इनको कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, और आपके पास प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन इनटू बैक्टीरियम्स का स्टेप वाइज आपने, जैसा कि मैंने डायग्राम आपको बताई, इसी तरह डायग्राम आपकी बुक में पेज नंबर आई थिंक 31 पर गिवन है, वहाँ से उसको बनानी और मुझे व्हाट्सअप करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।